हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी फार लेट है, लेकिन आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि गाइज किस तरीके से CM पंक को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर स्पॉट किया गया था, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। AEW का एक सुपरस्टार हमें काफी जल्दी रिटर्न करता हुआ दिखाई दे सकता है। जे व्हाइट के करियर को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आ रही है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस साल की न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बैटल इन द वैली इवेंट के ऊपर क्या हुआ और हमें उस शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW कंपनी की तरफ से काफी बढ़िया डायनामाइट शो था, जो तो मुझे एक पेपरी लेवल का शो लगा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले सरप्राइजिंगली 8.5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 899 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 824 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर सरप्राइजिंगली काफी बड़ा ड्रॉप है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 10% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 391 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 352 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। पर इस सब के बावजूद यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये है कि अपनी व्यूअरशिप के अंदर इतना बड़ा घाटा होने के बावजूद भी डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 के पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 5 के पोजीशन के ऊपर था। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि व्यूअरशिप कम होने के बावजूद डायनामाइट शो की केबल टीवी के अंदर रैंकिंग्स बढ़ी है। और ये AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि माना कि काफी सारे लोगों ने डायनामाइट शो नहीं देखा, लेकिन गाइज इस सब के बावजूद भी जितने लोगों ने ये शो देखा है वो आंकड़ा बाकी के शोज देखने वाले लोगों से काफी ज्यादा है। और ये AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। इसलिए मुझे तो इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जाए। तो देखते हैं कि कब होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हमें हाल फिलहाल में कौन सा AEW सुपरस्टार काफी जल्दी हमें एंडिंग रिटर्न करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइज अगर आप करंटली AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि करंटली AEW में ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि इंजर्ड चल रहे हैं और वो करंटली हमें टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एडी किंगस्टन और थंडर रोजा। लेकिन गाइज इन्हीं सभी सुपरस्टार्स के नाम में एक और नाम शामिल है, जो कि है अंद्रादे एल इडोलो, जो तो हमें इस साल के ऑल आउट पे प्रीव्यू से AEW के शोज के ऊपर कम्पीट करते हुए नहीं दिखाई दिए। और करंटली अंद्रादे को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि गाइज शायद अंद्रादे इंजर्ड चल रहे हैं और इसीलिए हमें अंद्रादे AEW के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। पर गाइज हमें फिर एक बार क्लियरली ये नहीं पता कि अंद्रादे को किस टाइप की इंजरी हुई है। पर अंद्रादे की इसी इंजरी के ऊपर बात करते हुए अंद्रादे के फादर इन लॉ यानी कि रिक फ्लेयर को उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि अंद्रादे की रिकवरी कैसी चल रही है और हमें अंद्रादे कब तक AEW में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज इन सभी सवालों का जवाब देते हुए यहाँ पर रिक फ्लेयर ने कहा कि रिक फ्लेयर को पता था कि अंद्रादे को इंजरी हुई है और उन्हें अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए टाइम भी लगने वाला है। लेकिन रिक फ्लेयर को अब तक कुछ क्लियर नहीं पता कि अंद्रादे को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, या फिर क्या शायद अब तक अंद्रादे अपनी इस इंजरी से रिकवर भी हो चुके हैं या नहीं। क्योंकि करंटली रिक फ्लेयर तो अंद्रादे को घर पर बैठकर काफी ज्यादा वर्कआउट करते हुए देख रहे हैं और अंद्रादे को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। लेकिन रिक फ्लेयर को भी नहीं पता कि अंद्रादे हमें कब तक वापस इन रिंग एक्शन के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बातें यहाँ पर रिक फ्लेयर ने कही है, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि अंद्रादे वर्कआउट कर रहे हैं, इसका मतलब कि अंद्रादे बिल्कुल फिट है। तो देखना पड़ेगा कि अंद्रादे कितनी जल्दी AEW में अपना एंडिंग रिटर्न करते हैं और हमें AEW में रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंद्रादे को AEW के शोज के ऊपर रेसल करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि शायद वो AEW कंपनी सेटिस्फाई नहीं है। पर हम विश करते हैं कि अंद्रादे काफी जल्दी वापस आए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बैटल इन द वैली इवेंट के ऊपर क्या हुआ और उस शो के ऊपर हमें ऐसे कौन कौन शॉकिंग चीजें देखने को मिली है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग काफी बार स्ट्राइक दे देती है। इस वजह से मैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग को फॉलो करने के बावजूद न्यू जापान प्रो रेसलिंग काफी सारे न्यूज अपने चैनल के ऊपर कवर नहीं करता।
पर गाइस फिर एक बार हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग का एक इवेंट हुआ है, जिस इवेंट के ऊपर AEW के ही सारे सुपरस्टार्स ने जाकर कम्पीट किया है। इसीलिए मुझे लगा कि इस बार भी मुझे इस इवेंट को कवर करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इस इवेंट के ऊपर क्या क्या हुआ। और गाइस इस इवेंट के ऊपर सबसे पहली जो अच्छी चीज हुई है वो ये है कि हमें यहाँ पर मर्सिडीज मो ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच हासिल करती हुई दिखाई दी। और मर्सिडीज मो ने यानी कि साशा बैंक्स का ये मैच कायरी सेन के खिलाफ था। जो मैच कितना बढ़िया रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ये मैच नहीं देखा, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके रिजल्ट्स देखे हैं। और गाइस यहाँ पर फाइनली मर्सिडीज मो ने कायरी सेन को न्यू जापान प्रो रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है। और यहाँ पर मर्सिडीज मो बन चुकी है नई NJPW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। जो देखा जाए तो मर्सिडीज मो के लिए काफी बढ़िया बात है, क्योंकि अब मर्सिडीज मो किसी और रेसलिंग कंपनी की विमेंस डिवीजन की भी हेड बन चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे मर्सिडीज मो न्यू जापान प्रो रेसलिंग की विमेंस डिवीजन को किस तरीके से आगे कैरी करती है। पर इसके साथ ही शो के ऊपर एक और काफी शॉकिंग चीज हुई कि इस शो के ऊपर एडी किंगस्टन और जे वाइट इन दोनों का एक लूजर लीव्स मैच होने वाला था। यानी कि एडी किंगस्टन और जे वाइट इनकी इस मैच के अंदर जो कोई सुपरस्टार हारता उन्हें न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाना पड़ता। और गाइस फिर एक बार मैंने तो ये पूरा का पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन इस मैच के रिजल्ट ने मुझे काफी शॉक किया, क्योंकि यहाँ पर जे वाइट ये मैच हार चुके हैं। इसका मतलब कि गाइस अब जे वाइट को न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड स्टेट्स के शो से भी जाना पड़ेगा, जिससे तो हम गाइस क्लियरली समझ सकते हैं कि शायद जे वाइट का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और शायद अब हमें जे वाइट जापान छोड़कर किसी और रेसलिंग कंपनी के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे कि उनका जापान के अंदर करियर तो खत्म ही हो चुका है। पर फिर एक बार देखना पड़ेगा कि जे वाइट अपने अगले एडवेंचर के तौर पर कौन सी कंपनी को चूज करते हैं, AEW या फिर WWE। पर गाइस इस शो के ऊपर सबसे बड़ी और शॉकिंग चीज जो हुई है वो ये है कि हमें इस शो के ऊपर CM पंक स्पॉट होते हुए दिखाई दिए। और गाइस न्यू जापान प्रो रेसलिंग के इस शो के ऊपर हमें CM पंक क्राउड के अंदर बैठे हुए दिखाई दिए और कई सारे फैंस ने यहाँ पर CM पंक को स्पॉट भी किया, जो देखकर हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर CM पंक सिर्फ ये शो एंजॉय करने के लिए गए थे या फिर यहाँ पर CM पंक और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में कोई रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। क्योंकि अब AEW और CM पंक इनकी रिलेशनशिप तो काफी खराब हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस रीजन के चलते हमें अब CM पंक न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ भी काम करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइस हमें CM पंक इस अपीयरेंस से न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो के ऊपर एक काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिला, क्योंकि न्यू जापान प्रो रेसलिंग की इस इवेंट के ऊपर हमें केंटा भी एक्शन के अंदर देखने को मिले थे और यहाँ पर केंटा का एक मैच होने वाला था। और अगर आपको केंटा और CM पंक के बीच की हिस्ट्री पता है तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंटा जापान के अंदर अपना फिनिशर GTS इस्तेमाल करते थे, पर CM पंक ने केंटा से परमिशन लिए बगैर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर केंटा का ओरिजिनल फिनिशर यानी कि GTS इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए केंटा अब तक CM पंक के ऊपर काफी गुस्सा है और यहाँ पर केंटा काफी दिनों से CM पंक के खिलाफ एक मैच चाहते हैं, लेकिन अब तक CM पंक ने इस मैच के लिए एग्री नहीं किया। और इस इवेंट के ऊपर भी जब केंटा का मैच चल रहा था तब केंटा ने अपना मैच खत्म करते हुए CM पंक की तरफ देखकर अपना फिनिशर GTS लगाया और यहाँ पर अपने अपोनेंट को पिन कर केंटा ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतने के बाद भी केंटा की नजरें CM पंक के ऊपर थी। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या इस चीज से न्यू जापान प्रो रेसलिंग कोई एक मैच हिंट कर रही है कि क्या हमें CM पंक आगे न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। क्योंकि देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद हमें CM पंक जापान के अंदर जाकर रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन सब चीजों के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?